बड़ी घोषणा आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें कि सालाना अगर कोई 12 लाख कमा रहा है तो कोई टैक्स नहीं। नौकरी पेशा तबके के लिए ये सबसे बड़ा ऐलान आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 लाख तक अगर एक महीने में कोई किसी की 1 लाख सैलरी है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल क्लास वालों के लिए, क्योंकि हमेशा बड़ा सवाल होता है मिडिल क्लास वाले, मध्यम वर्ग वाले यही कहते हैं कि अमीर अमीर हो जाते हैं, गरीब के लिए बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो हमेशा पिसता है। लेकिन 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स, 20 से 25 लाख तक की आय पर 25% टैक्स, और इससे ऊपर अगर कोई कमाता है सालाना तो 30% टैक्स। मिडिल क्लास के लिए निर्मला सीतारमण का यह बड़ा ऐलान। और इसके साथ यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, ये निर्मला सीतारमण ने कहा। और साथ में यह भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में इकोनॉमी को इससे गति दी जाएगी। तो ऐसे में बजट में सरकार का ग्रोथ पर जोर, मिडिल क्लास को गतिमान करने की कोशिश, और यह भी कहा कि हमारा ध्यान स्वास्थ्य रोजगार पर, विकसित भारत का निर्माण लक्ष्य करना, यह भी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे एसोसिएट राइटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विमल जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं तो इस पर, और ये तो मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ा ऐलान है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घोषणाएं आज बजट में की है, और जिस बजट के अंदर जो 1 लाख रुपए तक की कमाई वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स के दायरे से बाहर किया है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने इस बात की दोबारा ताकीद की है कि जो इनकम होगी उसके अंदर अगर कोई कैपिटल गेन टैक्स वगैरह होगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन इसको ब्रॉडली देखा जाए, जिन लोगों को कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता है उन लोगों के लिए 1 लाख रुपए पर महीना अगर कोई इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसे एक बड़ी घोषणा कहा जा सकता है। इसके अलावा बजट में जो टैक्स प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रिलैक्स के हिसाब से देखी जा सकती है। जैसे कस्टम्स टैरिफ को लेकर के उन्होंने घोषणाएं की है, टीडीएस को लेके बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। जो टीडीएस को लेके महत्वपूर्ण घोषणा की है वो घोषणा बेसिकली ये घोषणा है कि जो 50,000 रुपए के ऊपर टीडीएस कट रहा था उसकी सीमा को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया। हालांकि जो राहत केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने दी है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए दी है। यदि इस राहत का दायरा और बढ़ाया जाता, 50,000 की जगह जो लिमिट है वो अगर सामान्य लोगों के लिए 75,000 भी कर दिया जाता तो आम आदमी को भी राहत मिल पाती। आईआईटी रिटर्न को लेकर भी यहाँ पर वो बिल्कुल भर सकते हैं, अपडेटेड को भी। देखिए, इसके अलावा जो टीडीएस का जो मुद्दा है, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इन दोनों के प्रोविजंस के अंदर भी काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं जिन्हें एक आम आदमी के लिए, आम करदाता के लिए राहत के रूप में देखा जा सकता है। मौजूदा जो स्थिति है उस मौजूदा स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस बजट को जो अपेक्षाएं मिडिल क्लास वर्ग को थी वो सारी अपेक्षाएं लगभग पूरी हुई है। मिडिल क्लास वर्ग ये मान के चल रहा था कि 10 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने उससे 20% आगे बढ़ते हुए 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। एक खास बात इस बजट की ये भी कही जा सकती है कि जो किराए के ऊपर जो टीडीएस कटता था उसके अंदर भी रिलैक्सेशन दी है। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होम जो था उसके ऊपर जो इनकम टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन की जो प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस को बढ़ा करके एक की जगह 2 घरों के ऊपर किया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास को लेकर के, जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संकेत दिए थे कि इस बजट को मिडिल क्लास पर फोकस किया जाएगा, उनकी बात को इस बजट में जो घोषणाएं अब तक सामने आई है इन घोषणाओं को देखते हुए पूरा कहा जा सकता है। लेकिन खास बात यही है कि बजट का जब विश्लेषण होगा, बजट को लेकर के जब आगे चर्चा होगी तो निश्चित रूप से ये भी पता लगेगा कि इसके अंदर और क्या क्या डिटेल्स राहत दी गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एमएसएमई पर भी जो लोन है उसको भी बढ़ावा मिला है। लेकिन ऐसे में निर्मल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। बजट पेश हो चुका है, उससे पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब जब बजट पेश हो ही चुका है, ऐलान हो गए हैं कई ऐसे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए पूनम, मैंने पहले भी कहा था, बजट से पहले भी एक बहुत बात कही थी, वो ये थी कि चूंकि सरकार के पास किसी तरह का कोई सियासी दबाव नहीं है, अब क्या करना है कि अगले 5 साल के लिए, यानी कि विजन 2030 तक का हमको दिखाना है, क्योंकि 2047 में हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, विकसित राजस्थान की परिकल्पना करते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगले 5 साल के लिए क्या किया जाएगा, उस तरह की ठोस योजनाएं सामने आए। वही हुआ। अगर हम देखिए, 2 सेक्टर बहुत बड़े हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वो खनन सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि 50 देश के ऐसे 50 जो प्रमुख स्थान है पर्यटन केंद्र, उनको और ज्यादा विकसित किया जाएगा, उनको और ज्यादा वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा।
इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसके जरिए किस तरह से जॉब्स का क्रिएशन किया जाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से कैसे जोड़ा जाए, वो देखना होगा उसको। देखिए खास बात यह है कि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें केंद्र सरकार की एक योजना है कि देश का हर नवा युवा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ना चाहिए। जुड़ना इसलिए चाहिए कि फ्यूचर इसी सेक्टर का है। इनबाउंड टूरिज्म की हम बात कर रहे थे क्योंकि कोरोना से पहले जो इनबाउंड टूरिज्म था वो बहुत कम हुआ, कोरोना के बाद अभी भी विदेशी जो पर्यटक है वो हिंदुस्तान नहीं आता। उसको ज्यादा लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिससे वो यहाँ आकर्षित हो पाए। उसके लिए कनेक्टिविटी की बात थी तो उन्होंने 50 जो नए हवाई अड्डे उनको सुदृढ़ करने की उन्होंने उसमें बात की है। रोड कनेक्टिविटी की बात है, उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारी बातें की ताकि छोटे छोटे मजरे ढाणियों तक को कनेक्ट किया जा सके। खासकर ऐसे जो लेसर नोन डेस्टिनेशन है उसको किस तरह से कनेक्टिविटी मिले उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। साथ ही साथ जॉब क्रिएशन की बात है तो मैंने कहा ना जैसे हर एक नवा जो युवा है वो नवा युवा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जोड़ने के लिए जरूरी है कि उसको स्किलफुल बनाया जाए। तो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मार्फत उनको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो विभिन्न अलग अलग जो विधाएं, अगर उसमें हम खान पान की बात करते हैं, उसमें हम हस्तशिल्प की बात करते हैं, उसमें हम गाइड्स की बात करते हैं, उसमें हम इस तरह के पर्यटक मित्रों की बात करते हैं, वो तमाम इस योजना के अंदर उसमें देखा जाएगा। माइनिंग सेक्टर की बात करें पूनम तो देखिए माइनिंग सेक्टर बहुत बड़ी बात है और इस बार फोकस देखने को मिला केंद्र सरकार का माइनिंग के ऊपर। उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर अब खनन सूचकांक तैयार किया जाएगा। खनन सूचकांक सा यहाँ उनका अगर हम उसको देखें उसमें जो उसके व्यापक तौर पर देखें तो उसमें खास बात यह है कि किस राज्य में कौन से खनिजों की प्रधानता है, उसमें प्रधान खनिज कौन से हैं, अप्रधान खनिज कौन से हैं, उनमें खनन उत्खनन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी, सर्वेक्षण किस तरह से होगा, एक्सप्लोरेशन का काम किस तरह से होगा और उसके बाद माइनिंग किस तरह से होगी। तो हर राज्य में जो नए ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, नए प्लॉट्स बनाए जाएंगे विभिन्न खनिजों के, उसमें बेशकीमती खनिज भी हैं, उसमें सादा खनिज भी, उसमें ब्रिक अर्थ से लेकर ऑर्डिनरी अर्थ से लेकर हम अगर तमाम छोटी बजरी की बात करें, सैंड की बात करें तो वो तमाम उसमें शामिल होंगे। इसका मतलब किस राज्य में खनन और खनिजों की स्थिति कैसी, उसका सूचकांक बनेगा तो उससे फायदा ये होगा जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो निवेशक है उसको पहले से पता होगा कि किस राज्य में कौन से खनिज की प्रधानता है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उससे फायदा निवेश तो आएगा ही, साथ ही साथ रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो निश्चित तौर पर उसमें हम खनिज उत्पादन तो हमारा बढ़ेगा ही, हमारा राजस्व भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, यानी युवा सशक्त होगा। और इस पूरे बजट के अंदर देखने वाली बात यही थी कि युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर फोकस रहा, उनको किस तरह से सशक्त किया जाए। इसलिए अगले जो 5 साल की जो योजना है उस पर इसी उद्देश्य से काम किया जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर हम देश के युवा को इतना सशक्त कर दें कि 5 वर्ष बाद वो न केवल सशक्त हो बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी अपना योगदान दे सके। तो मेरे को ओवरऑल ये लगता है कि निर्मला सीतारमण और केंद्र सरकार का पूरा फोकस इसी बात के ऊपर था। जैसा मैंने पहले भी कहा, किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। आने वाले जो 2-3 वर्ष हैं उसमें ऐसी छोटी छोटी और बड़ी योजनाओं को लाकर, वृहद स्तर की योजनाओं को लाकर, दीर्घगामी योजनाओं को लाकर ऐसा एक रास्ता तैयार किया जाए, ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए कि 2030 में भारत का युवा न केवल सशक्त नजर आए, न केवल कौशल पूर्वक, मतलब उसमें स्किलफुल भी वो नजर आए, साथ ही साथ वो देश के लिए और दुनिया के लिए डिलीवर कर सके, इस स्थिति के अंदर आ जाए। पूनम, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बजट में माइनिंग और टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ इंफ्रा के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। जानकारी हम लेते रहेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे, बेहद अहम जानकारी। आम बजट पेश हो चुका है और इनकम टैक्स पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अहम जानकारी, क्योंकि बजट आपने सुना लेकिन ये मोटे तौर पर मुख्य बिंदु, बजट में नौकरी पेशा तबके के लिए बड़ी राहत है। सालाना अगर कोई 12 लाख कमाता है तो उस पर इनकम टैक्स अब नहीं है। निर्मला सीतारमण ने ये टैक्स छूट गिफ्ट दिया है। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी, क्योंकि मध्यम वर्ग हमेशा कहता था कि वो हमेशा पिसता है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ऐलान है। 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% टैक्स है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं 16 से 20 लाख रुपए की इनकम पर 20% टैक्स है और इसके अगर आगे जाते हैं तो 30% टैक्स है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन नौकरी पेशा लोग अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो अब इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा। 24 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पर 30% टैक्स है। हालांकि उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है और कहते हैं ना कि कोई मैजिक स्टिक नहीं है, लेकिन हर मध्यम वर्ग की बात करें, उन अमीरों की बात करें जिसे लेकर मध्यम वर्ग भी कहता है, गरीब भी कहते हैं, लेकिन गरीबों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसके विकास के दायरे को बढ़ाया गया है। और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी हैं जो कि फील्ड पर रहकर हर एक जानकारी जनता से जुटाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं और ये बताते हैं कि जनता के दिल में क्या था और जनता की उम्मीदें क्या थी और जनता की उम्मीदें आखिर कितनी पूरी हुई है। नरेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आप बताइएगा क्या लगता है ओवरऑल? देखिए पूनम, जब भी बजट आता है खासकर केंद्र का, तब हर कोई ये पूछता है बजट आने के बाद टैक्स में क्या हुआ, और दूसरा सवाल होता है क्या सस्ता हुआ। तो आज जो बजट पेश हुआ है वो लगता है कि आने वाले कई दिनों तक उसकी चर्चा रहेगी जी, जिसका सबसे बड़ा इंतजार था। निर्मल ने भी कहा कि जो टैक्स में छूट मिली है, जो कहते हैं कि नरेश जी ओवरऑल तो मैं आपसे समीक्षा जानूंगी ही, सारी जानकारी लूंगी कि बजट में क्या है।
एक सवाल और ऐड और कर देती हूँ, विपक्ष के लिए क्या है? बिल्कुल देखिए, और विपक्ष के लिए तो शायद लगता है कि अब बोलने को ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, जो मुझे लगता है। हालांकि फिर भी वो अपनी जो परंपरा है पूरी करेंगे, बजट की खिंचाई करेंगे, कह देंगे पैसा कहाँ से आएगा, कैसे दे पाएंगे, सरकार का जो खजाना है उसमें ये है, ये तमाम चीज़ें कह देंगे। लेकिन देखिए, और बात करें तो हमें ये लगता है कि इस बार जो जनता को राहत देने के लिए जो उसके लिए जो पूरी प्लानिंग की गई है, पूरी रणनीति बनाई गई है, वो यहाँ इस बजट में परिलक्षित होती है। चाहे टैक्स की बात करें, चाहे हम मेडिकल हेल्थ की बात करें, क्योंकि जिस तरह से कैंसर का जो कह सकते हैं कि अब जो जिस तरह से फैल रहा है देश में ये महामारी के रूप में, उसको रोकने के लिए भी एक पूरी रणनीति बनाई गई है। हर ज़िले में उसका एक केयर सेंटर बनाया जाना है, उसकी दवाइयाँ सस्ती होनी है। और साथ में जो बड़ी चीज़ें किसानों को भी पूरी तरह से ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। किसानों का ध्यान रखा गया, स्टूडेंट का ध्यान रखा गया है, क्योंकि अब जब एआई का ज़माना है, जब इंटरनेट का ज़माना है, तो स्कूलों में कनेक्टिविटी का प्लान यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि किस राज्य में कैसी ऐसी योजना लाई जाए ताकि वहाँ उद्योग भी पनपे, वहाँ के लोगों को भी लाभ हो। और एक बड़ी बात भले ही दिखने में छोटी लगे कि खिलौनों को लेके काम किया जाएगा, देश में मैन्युफैक्चर को लेके काम किया जाएगा, ये सीधा इस बात को करने की कोशिश है कि चीन से जो खिलौने आते हैं, जो सस्ते खिलौने की बात करते हैं, जो भारतीय बाजार में अपना आधिपत्य सा है एक कह सकते, उसको कैसे खत्म किया जाए, उससे कैसे टक्कर ली जा सके, संभवतः उसको लेके भी रणनीति बन चुकी है। और देखिए, इसके अलावा बात कीजिए, जैसे मैंने कहा, मैं हेल्थ की बात कीजिए, किसानों के लिए जो बात कीजिए, एमएसएमई में भी अगर हम बात करें तो जो पहले 5 करोड़ तक का जो लोन था उसको बढ़ा के 10 करोड़ तक का किया जा रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिनका समावेश किया गया है, कह सकते हैं कि अब जो एक समय चलता था अटल जी के समय फील गुड, एक बार फिर इस बजट में लंबे समय बाद केंद्रीय बजट में लोगों को फील गुड जो एहसास है वो हो रहा है। कहते हैं ना कि अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा भी कि मध्यम वर्ग जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छूता रह जाता था। इस बार जो आपने वो फील गुड वाली बात कही, निर्मला सीतारमण जब राष्ट्रपति से मिलने गई थी तो राष्ट्रपति ने उनको दही चीनी खिलाया था। तो उस समय सोशल मीडिया पे एक चर्चा चली थी कि ये दही चीनी है, ये शहरी जनता को भी ऐसा ही मिले। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद ज्यादा मीठा था। बिल्कुल, देखिए, मीठा होना चाहिए और हर तरह का जो है ये कह सकते हैं कि एक समावेशी बजट जिसको कहते हैं, कि अब ये कह सकते हैं कोई बुराई करने को अगर कोई करे तो अलग बात है। बाकी ऐसे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। वैसे तो मुख्य बिंदु हम गिना ही रहे हैं, आपसे चर्चा हम लगातार करेंगे, लेकिन ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल जीवन मिशन, उसको आगे बढ़ा दिया गया 2028 तक, जरा बताइएगा डिटेल में कैसे राज्यों को फायदा होगा। देखिए, जल जीवन मिशन की अगर बात करें, ऐश्वर्य से ले ले रिएक्शन सर, फिर उसके बाद आप डिटेल में जरा बताइएगा, क्योंकि आपसे रिएक्शन भी बेहद जरूरी है। देखिए, इस बजट को लेकर अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, पूरे देश, क्या पूरी दुनिया ही देश के बजट की तरफ निगाह डालकर देखती है कि पूरे देश में बजट किस तरीके से आएगा। लेकिन राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान की जनता को उम्मीदें होती है, आम आदमी के कुछ चीज़ें समझ में आती है। मैं जल जीवन मिशन पर भी आऊँगा। आम व्यक्ति के कुछ चीज़ें समझ में आती है कि पेट्रोल की स्थिति क्या है, डीजल की स्थिति क्या है, मसालों की स्थिति क्या है, किराए की स्थिति क्या है, मेरा टैक्स कितना जा रहा है, मैं अगर मोबाइल छोटा मोटा भी खरीदता हूं तो उसकी खरीद पर मैं कितना टैक्स दे रहा हूं, और बिना बिल का और बिल का खेल क्या है, क्योंकि कई बार दुकानदार के वो जाता है तो बिना बिल के कम पैसे लग जाते हैं और बिल जब वो बनवाता है तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इस तरीके की चीजें सोचता है। अभी वो आम आदमी अपने काम में व्यस्त है। अभी वो शाम तक जब मोबाइल पर अपडेट होगा या हमारे समाचार पत्र, चाहे फर्स्ट इंडिया हो, सच बेधड़क हो, इन समाचार पत्रों से अपडेट होगा, तो वो देखेगा कि क्या कुछ सस्ता है, क्या महंगा है। इनके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, वो जल जीवन मिशन जैसे दूसरे मिशन हैं, उन पर आकर निगाह टिकती है कि जल जीवन